नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की विज्ञान, जिसमें हमने चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक शुरू किए थे, जिसमें हमने कार्बन के बारे में पढ़ लिया था, कार्बन के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म के बारे में जान लिया था। फिर उसके नामकरण की पद्धति भी सीख ली थी हमने कि किस प्रकार कार्बन के लंबे लंबे यौगिक श्रृंखलाओं का नामकरण करते हैं। फिर उसी में हम पढ़ रहे थे कार्बन यौगिक, जिसमें एथेनॉल के बारे में पढ़ रहे थे। एथेनॉल का सूत्र होता है, मैंने बताया था, CH3 CH2 और OH। इसमें एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें हम इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे। उसी में अपना आज का टॉपिक आता है एथेनॉल का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण नाम से भी पता चल रहा है, निर्जलीकरण मतलब जल को बाहर निकालना है, निकालने वाली अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होगा, जल का बाहर निकलना, मतलब जल बाहर निकल जाएगा उत्पाद के रूप में। जल को बाहर निकालना या जल को हटाना, इस वजह से इसका नाम भी निर्जलीकरण समझ में भी आ रहा है। तो देखते हैं कैसे होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया। मतलब एक प्रकार से या इसके माध्यम से हम असंतृप्त कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं। असंतृप्त मौल तो समझ में आता है, जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो या तीन बंध उपस्थित हो, इसको बोलते हैं हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक जिसमें एकल बंध उपस्थित होता है उसको बोल देते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखते हैं 443 केल्विन के ताप पर एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा के साथ गर्म करने पर एथेनॉल निर्जलीकरण होकर एथीन बनाता है। मतलब क्या किया हमने, एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, वो भी अधिक मात्रा में लिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों को गर्म किया। और कौन से तापमान पर, 443 केल्विन के तापमान पर गर्म किया। और जैसे ही फिर गर्म करने पर क्या हुआ, हमारे पास में एथेनॉल से निर्जलीकरण हो गया, H2O बाहर निकल गया और हमारे पास में एथीन बन गया। एथीन मतलब मीथ। इसको कैसे लिखेंगे, एथीन बताया था मैंने, दो कार्बन आ जाएंगे, ए थे तो CH2 और CH2 और ई ने, तो मतलब द्विबंध होंगे इसमें। मैंने नामकरण सिखाया था जब, बता दिया था आपको। तो एथीन बनता है। और कुछ यह अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी। यह हमारे पास में CH3 CH2 और OH, इसको क्या बोल दे, नाम दिए एथेनॉल है। और इसको 443 केल्विन के ताप पर गर्म किया, किसकी मात्रा, H2SO4। यह क्या है हमारे पास में, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास में H2O अलग हो गया, OH तो था ही सही, और फिर OH बाहर निकल गया और एक और हाइड्रोजन के साथ में मिलकर इसने जल का निर्माण कर लिया। और यहाँ पर एक और बंध आ गया, हमारे द्विबंध उपस्थित हो गए। और जो यह उत्पाद बना, यह हमारे पास में क्या बना, इसको बोलते हैं एथीन। तो इस प्रकार से एथीन का भी निर्माण हो जाता है। और इस पूरी अभिक्रिया को हम निर्जलीकरण की अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जल बाहर निकल रहा है। तो आगे देखते हैं, इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में काम करता है। और हमारे पास में जो H2SO4 लिया हमने, वह निर्जलीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। निर्जलीकारक मतलब इस एथेनॉल को निर्जलीकरण करवा रहा है, इसमें से जल का बाहर निकालवा रहा है, के रूप में कार्य करता है, जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। एथेनॉल को जल से अलग कर देता है। और देखते हैं, कुछ देशों में एल्कोहल तथा पेट्रोल का मिश्रण एक स्वच्छ ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम जानते हैं पेट्रोल एक प्रकार का ईंधन है। जो कैसे निर्माण हुआ है इसका निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष जो भी जीव जंतु पृथ्वी पर मौजूद थे, वह
प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी के नीचे मर गए और धीरे धीरे दब के उच्च दाब के कारण पृथ्वी के नीचे दब गए और उससे ईंधन का निर्माण हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि यह ईंधन हमारे पास में कितने लाखों वर्ष साल तो इसको निर्माण में लगे और यह ईंधन सीमित मात्रा में है, सीमित मात्रा में है और बनने में भी काफी लंबा समय लगता है और इसका खर्च लेकिन अधिक मात्रा में हो रहा है। कितने उद्योग चल रहे हैं, गाड़ी व्हीकल चल रहे हैं उनमें। तो आजकल क्या करने लगे बहुत सारे देश, एल्कोहल, पेट्रोल में एल्कोहल का मिश्रण, एल्कोहल को मिलाने लग गए और एल्कोहल भी एक प्रकार का प्राकृतिक पर्यावरण फ्रेंडली, पर्यावरण मित्र है। ये पर्यावरण को नुकसान भी बहुत नहीं पहुंचाता है क्योंकि धुआं देता ही नहीं है। स्वच्छ ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है क्योंकि यह पेट्रोल के साथ और आसानी से भी मिल जाता है और इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जा रहा है। तो ये थी हमारे पास में एथेनॉल की पूरे रासायनिक गुणधर्म जो हमने पढ़ लिए। अब देखते हैं एथेनॉल का और उपयोग कहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहला उपयोग है, यह सभी एल्कोहलीय पेय पदार्थों, मतलब जितने भी नशा देने वाले पेय पदार्थ होते हैं, शराब, जितने भी मादक पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थ होते हैं जैसे शराब हो गया और भी नशा देने वाले पदार्थ होते हैं, उनमें एल्कोहल उपयोग में किया जाता है। उनका महत्वपूर्ण अवयव होता है, उनमें किसी ना किसी रूप में एल्कोहल उपस्थित, इथेनॉल उपस्थित होता ही है। उद्योगों में इसका उपयोग एक अच्छे विलायक के रूप में भी होता है। जितने भी उद्योग होते हैं वहां पर इसका उपयोग विलायक, मतलब घुलाने वाले तत्व के रूप में होता है, विलायक के रूप में होता है। और इसका उपयोग टिंचर आयोडीन दवाई आती है जो हम जख्म हो जाता है तो वहां पर लगाते हैं, टिंचर आयोडीन। वह कफ सिरप मतलब खांसी की दवाई, खांसी हो जाती है, खांसी की दवाई आती है, हम जब खांसी हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाते हैं तो डॉक्टर लिखते हैं कफ सिरप, खांसी की दवाई या टॉनिक और भी दवाइयाँ आदि जैसी औषधियों में होता है। तो यह एक प्रकार के एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। एंटीसेप्टिक मतलब जितने भी बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं उनको खत्म करने का भी कार्य करती है। इस वजह से टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप में, टॉनिक आदि जैसी बहुत सारी औषधियों में इसका उपयोग होता है। तो हम अगर काशी हो जाती है तो उसमें एल्कोहल, शराब की मात्रा भी उपस्थित होती है। पहले आपको पता नहीं होगा लेकिन अब पता चल गया। औद्योगिक मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाने में, मिथाइलेटेड स्पिरिट मतलब वो मतलब एक प्रकार के लैंप ही बोल दो इनको, जो दीपक की तरह जलाने में काम आते हैं। मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाने के लिए इसको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और यह जल देता है, इसीलिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। मतलब यह जलाने, इथेनॉल एक प्रकार का हमारे पास में स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है और यह पर्यावरण प्रदूषण भी बिल्कुल नहीं करता है और जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है जो पर्यावरण प्रदूषित नहीं करते हैं। इस वजह से इसका उपयोग आज के समय में ईंधन के रूप में भी किया जाने लगा है। और तो और इस एथेनॉल को अब पेट्रोल के साथ भी मिक्स किया जाने लग गया है, जिससे पेट्रोल काफी सुरक्षित होने लग गया है थोड़ा और प्रदूषण भी कम होने लग गया है पेट्रोल से। तो ये थे हमारे पास में एथेनॉल के उपयोग। और देखते हैं, अब देखते हैं एथेनॉल के हानिकारक प्रभाव। मतलब मैंने बताया था ना आपको, एथेनॉल का उपयोग शराब व मादक पदार्थ बनाने में उपयोग में होता है और हम सभी जानते हैं शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक होती है। तो देखते हैं एथेनॉल पीने के हानिकारक प्रभाव। तो एथेनॉल की छोटी मात्रा में उपयोग से मादकता, नशा आ जाता है। जैसे ही हम एथेनॉल का उपयोग पीने में करेंगे शराब के रूप में, तो हमारे शरीर में मादकता, नशा आ जाएगा। और एथेनॉल के अल्पकालिक उपयोग से
उल्टी होने लग जाएगी शरीर में, सिर दर्द, लड़खड़ाती जुबान, जुबान लड़खड़ाने लग जाएगी। जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनकी जुबान लड़खड़ाती है, उन्हें उल्टी व सिर दर्द हो जाता है, उनमें उनिंदापन आदि का कारण बनता है। ये तो अल्पकालिक उपयोग से थे। अगर लंबे समय तक एल्कोहल का उपयोग करने लगेंगे तो देखते हैं एथेनॉल की लंबी अवधि पर उपयोग से एल्कोहल विषाक्त हो जाता है। यकृत, लीवर, एक एल्कोहल शराब का अधिक उपयोग करने से यहाँ तक कि लीवर खराब हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो लीवर रहता है वह खराब हो जाता है, अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि तंत्रिका क्षति, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे शरीर में हमारे ब्रेन को, दिमाग को सिग्नल भेजते हैं, उनको बोलते हैं तंत्रिका, जिनको यह क्षति पहुंचाता है, न्यूरॉन को क्षति पहुंचाता है। क्षति के रूप में कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीने वाला व्यक्ति ग्रसित हो जाता है और धीरे धीरे यह पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाती है। यह उपापचय की प्रक्रिया, उपापचय जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे शरीर में होती है उन प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है, जिससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे शरीर को पूरी तरीके से नियंत्रण करता है हमारे दिमाग के द्वारा, इसको कमजोर कर देती है इथेनॉल या एल्कोहल। यह सामान्य संकोच को कम करने, समन्वय की कमी, मतलब हमारी याददाश्त, हमें याद करने की शक्ति होती है, उसमें भी कमी कर देता है। हम देखते भी हैं, अगर किसी शराबी से जिस दिन उसने शराब पी रखी है उस समय उससे बात करो तो वो ही अगले दिन हम उससे पूछेंगे कल मैंने तो उससे क्या बात करी थी, तो उसे वही बात याद नहीं रहेगी। समन्वय की कमी मतलब याददाश्त की कमी आ जाएगी, उसके अंदर मानसिक भ्रम पैदा होने लग जाएगा, उनिंदापन होने लग जाएगा, वह भाव शून्यता लाता है, मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं रहेगा। तो यह एथेनॉल इस प्रकार से हमारे शरीर को नुकसान करती है। अब क्या, बहुत से उद्योगों में एल्कोहल का उपयोग होता है, लेकिन हम जानते हैं यह हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है। इसी दुरुपयोग को कम करने के लिए उद्योगों में विकृत एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो देखते हैं आखिर यह क्या होता है, किस प्रकार से बनता है। औद्योगिक उपयोग के लिए एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल एक प्रकार का रसायन एल्कोहल ही है, लेकिन यह पदार्थ जहरीला पदार्थ होता है जिसको एल्कोहल में मिला दिया जाता है, जिससे यह इथेनॉल पीने योग्य नहीं रहता है। इसे ही हम विकृत एल्कोहल बोल देते हैं। एक और बार देखते हैं, औद्योगिक उपयोग के लिए एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल है इंपॉर्टेंट में क्या मिलाया जाता है, मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ, और यह जहरीला पदार्थ होता है मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य नहीं रहता है, और एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक कलर मिला दिया जाता है जिससे इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे ही हम विकृत एल्कोहल बोल देते हैं ताकि इसकी पहचान भी हो सके और यह पीने लायक नहीं रहे, जिससे उद्योगों में काम करने वाले अन्य मजदूर या कोई इसका उपयोग नहीं कर पाए। तो हमने क्या जाना कि एल्कोहल इस प्रकार से हमारे शरीर को, इथेनॉल इस प्रकार से हमारे शरीर को हानिकारक प्रभाव डालती है, बुरा प्रभाव डालती है। तो देखते हैं और आगे। अगला यौगिक आता है हमारे पास में एथेनोइक अम्ल। इसका सूत्र क्या रहेगा हमारे पास में, इसका सूत्र होता है CH3COOH। ओइक आ रहा है ना, क्योंकि ओइक कौन सा समूह हो गया हमारे पास में, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित है इसमें।
अम्ल हमने पढ़ा भी था प्रकार्यात्मक समूह में, इस वजह से इसका ओइक अनुलग्न लगा। और इसी का ही दूसरा नाम हो जाता है हमारे पास में एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल की बात हो चाहे हो या एथेनोइक अम्ल की बात हो, दोनों एक के ही नाम हैं। तो देखते हैं, एसिटिक अम्ल के 3 से 5% विलयन को सिरका कहा जाता है। यह वही सिरका है जो हम अपने घरों में उपयोग में खाने में डालने में इसका उपयोग किया जाता है। तो एसिटिक अम्ल के द्वारा ही सिरके का उपयोग किया जाता है। उसमें 3 से 5% एसिटिक अम्ल ही मिलाया जाता है और इसका इसका उपयोग आचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी आचार होते हैं, डिब्बा बंद आचार दुकानों पर मिलते हैं या हम घरों में भी सिरके को डालते हैं और जिसके माध्यम से हम आचार को परिरक्षित कर सकते हैं, मतलब सुरक्षित कर सकते हैं, ताकि उसमें फफूंदी या खराब न हो और यह आचार लंबे समय तक चले। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल होती है, उसका गलनांक हमारे पास में 290 केल्विन होता है और इसीलिए ठंडी जलवायु में यह शीत के दिनों में जम जाता है। यह तापमान देखोगे तो हमारे घरों में जितना रहता है उतना ही तापमान है, तो यह शीत के दिनों में ठंडी जलवायु में जम जाता है और इस कारण इसे हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ताकि ठंड के दिनों में इतना तापमान घरों में आसानी से हो जाता है और जिस वजह से यह जम जाता है। इस वजह से इसी को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो यह भी याद रखना। इसके क्वथनांक की बात करें तो 391 केल्विन होता है। कितना? 391 केल्विन। और एथेनोइक अम्ल हमारे पास में एक प्रकार का गंधहीन पदार्थ है, मतलब इस पदार्थ से किसी भी प्रकार की कोई भी गंध नहीं आती है। इसके उपयोग की बात करें तो एक इसका मेन उपयोग तो हमने आचार में परिरक्षक के रूप में देख ही लिया। और किस प्रकार बनता है? जब एसिटिक अम्ल में विलयन में 3 से 5% डालें। और दूसरा उपयोग सफेद शीशे के निर्माण में, जो भी सफेद शीशा होता है उसके निर्माण में एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और रेयन रेशे आते हैं, रेयन के रेशे नाम भी सुन रखा होगा, उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और भी लेबोरेटरी में अभिकर्मक के रूप में, लेबोरेटरी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। विलायक के रूप में, अच्छा विलायक होता है तो विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एसिटिक अम्ल रबड़ के निर्माण में एक स्कंदन जमाने वाले के रूप में किया जाता है। मतलब जब हम रबड़ बनाते हैं तो वहां पर रबड़ को जमाने के लिए एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है ताकि रबड़ जम जाए। तो यह हमने इसको उपयोग देखे, एथेनोइक अम्ल के उपयोग व इसके थोड़े गुण भी देख लिए हमने। तो और अब देखते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म। ये तो हमारे पास में भौतिक गुणधर्म थे, अब यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं करता है। अब देखते हैं एथेनोइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें हमारे पास में सबसे पहली अभिक्रिया आती है एस्टरीकरण अभिक्रिया। मतलब इसमें हम जानेंगे कि एस्टर का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं, एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। तो यह मुख्य रूप से अम्ल भी कौन सा? इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल और एल्कोहल में भी इथेनॉल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। मतलब जब इथेनोइक अम्ल को इथेनॉल में मिलाएंगे तो हमारे पास में जो उत्पाद निर्मित होगा उसे ही हम एस्टर बोलते हैं। इथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध इथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है, एस्टर बनाता है। अभिक्रिया भी देख लो पहले आप, इसको क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे? इसको बोल देंगे हम एथेनोइक अम्ल CH3COOH, एथेनोइक
अम्ल। और यह हमारे पास में क्या आया, अभी हमने पढ़ा भी था CH3CH2OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल, इथेनॉल। और किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में जब दोनों की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास में जो पदार्थ बनेगा इसे ही हम CH3COO CH2CH3, यह जो उत्पाद बना हमारे पास में यौगिक बना इसे ही एस्टर बोलते हैं, एस्टर, एस्टर। और यह एस्टर हमारे बहुत से कामों में उपयोग में आता है। तो इस पूरी अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण की अभिक्रिया भी बोल देंगे। इसका निर्माण हमारे पास में एथेनोइक अम्ल और इथेनॉल से हुआ है। तो यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पूछ ली जाती है। अब देखते हैं एस्टर आखिर हमारे कहाँ पर उपयोग में आता है। हम देखते हैं कि एस्टर की जब गंध लेते हैं तो बहुत अच्छी सुगंध देता है और मीठी सुगंध देता है, यह मीठी सुगंध देता है हमें। तो इसका उपयोग हम इत्र बनाने में, जितने भी इत्र बनाए जाते हैं परफ्यूम सेंट वगैरह जो बाजार में मार्केट में मिलते हैं, वह एस्टर की सहायता से बनाए जाते हैं। और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह खाने में स्वाद उत्पन्न करने का कार्य करता है। और जितने भी साबुन आते हैं, साबुन और डिटर्जेंट साबुन व अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग किया भी जाता है। हम पढ़ेंगे भी सही इनके बारे में। बहुलक बनाने में, जिसे पॉलीएस्टर कहा जाता है, बहुलक का निर्माण करने में भी एस्टर का उपयोग किया जाता है और उसे पॉलीएस्टर कहा जाता है। तो ये थी हमारे पास में एस्टरीकरण की अभिक्रिया, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग भी पूछ लिया जाता है। तो ये इथेनोइक अम्ल हमारा एस्टरीकरण की अभिक्रिया यही समाप्त होती है। तो हम आज की क्लास को भी यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम साबुन एवं अपमार्जक किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनमें इथेनोइक अम्ल कैसे मदद करता है, यह अभिक्रिया भी देखेंगे। और साबुन के माध्यम से हम कपड़ों को किस प्रकार से धोते हैं, उनसे गंदगी किस प्रकार से निकालते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग लगाना, पढ़ना। मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को शेयर करें व ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।